कंट्री कनेक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर पूरी दुनिया की नज़र है। वहां 3 दिन से जो घटनाक्रम घटित हो रहा है वो न केवल भयावह है बल्कि बेहद चिंतनीय है। परंतु कल जो हुआ वो किसी भी समाज के लिए अत्यंत शर्मनाक, दुखदाई, असहनीय और अमर्यादित। सच कहूँ तो ये सभी शब्द इसके लिए उपयुक्त नहीं लग रहे हैं। लोकतंत्र बहाली के नाम पर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों व विदेशी ताकतों की सह पर भ्रमित युवाओं ने नग्नता, बेशर्मी और अराजकता का जो नंगा नाच किया वो संपूर्ण मानवीयता को लज्जित कर देने वाला है। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के घर में घुसकर उनकी साड़ियां, ब्लाउज और अंतर वस्त्रों को भी नहीं बख्शा। आंदोलनकारी उनके अंतर वस्त्रों को हवा में लहरा लहरा कर संपूर्ण विश्व की हर एक महिला की गरिमा, आत्मसम्मान को रौंद रहे थे। ये कहीं से भी लोकतंत्र और आरक्षण खत्म करने की मांग पर जुटे आंदोलनकारी युवा नहीं हो सकते। ये विकृत लोगों की भीड़ लगी जिनका विवेक शून्य हो चुका है और जिन्हें नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर कई दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शन ने सोमवार को निर्णायक मोड़ अपना लिया और ऐसे हालात बन गए कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को 45 मिनट के अंदर देश छोड़ना पड़ा तथा तख्ता पलट हो गया। हसीना के इस्तीफा दिए जाने के बाद से सेना ने मोर्चा संभाल लिया और अब खबर यह है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। ये प्रदर्शनकारी शेख हसीना से खफा थे। जब से इस्तीफा देकर देश छोड़कर चली गई हैं, वो पीएम आवास में जुड़कर हर एक चीज़ को नष्ट करने में लगे हैं। उन्हें आवास में भीड़ ने लूटपाट की, तोड़फोड़ की, शेख मुजीब की मूर्ति तक को तोड़ दिया गया और उन्हें अनेक तरह से अपमानित किया गया। जिन शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी और अपने परिवार की जान बांग्लादेश की आज़ादी के लिए दे दी, आज उन्हीं की मूर्ति पर हथौड़े चलाए जा रहे हैं। जब प्रदर्शनकारियों को ये खबर लगी कि शेख हसीना भारत चली गई हैं और भारत ने उन्हें शरण दी है तो उनका गुस्सा हिंदुओं पर भड़क गया और वहाँ के हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले, हिंदू मंदिरों पर हमले और आगजनी की खबरें लगातार आने लगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का राज्यसभा में बयान और इसके पहले सर्वदलीय बैठक में उनका ये कथन भारत की चिंता को स्पष्ट करता है कि हिंदुओं पर जिस तरह से हमले करके उनके घरों को जलाया जा रहा है, वो उनकी संपत्ति नष्ट की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि अब वहाँ हिंदू सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। बांग्लादेश की 17 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ 30 लाख के लगभग हिंदू हैं। शेख हसीना खुद मुस्लिम थी और अगर उनसे दिक्कत भी थी, आंदोलनकारी द्वारा हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? आज बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें जिस तरह हिंदुओं पर जुल्म और अत्याचार कर रही हैं, मंदिरों पर आक्रमण किए जा रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, तो आज मानवाधिकारों की बात करने वाले देश और बुद्धिजीवी चुप क्यों हैं? कल एक स्त्री की गरिमा को सरेआम तार तार किया गया, उस पर फेमिनिज्म के पैरोकार कहाँ हैं? वही इस तरह के अत्याचार मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर होते तो उनके मानवाधिकारों को लेकर पूरा वैश्विक समुदाय और तथाकथित बुद्धिजीवी तंत्र चंद मिनटों में सक्रिय और मुखर हो जाता। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। इस आरक्षण के विरोध में 1 जुलाई से इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई। इसी वजह से पूरे बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर विद्रोह शुरू हो गया। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार को लेकर बांग्लादेश के शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हुई झड़प में लगभग 300 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्र मौजूदा आरक्षण प्रणाली में सुधार करते हुए प्रतिभा के आधार पर सीट भरने की मांग कर रहे थे।
लेकिन जिस आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की मांग कर रहे थे वो मुद्दा शांत हो गया था। आरक्षण के इस मुद्दे को देश में अराजकता फैलाने और तख्ता पलट करने में एक टूल की तरह कट्टरपंथी ताकतों ने इस्तेमाल किया। छात्रों का आंदोलन ठंडा हो जाने पर जमाते इस्लामी ने इसको फिर से हाईजैक किया और इस पार्टी के छात्र संगठन ने इसे पूरी तरह से युवाओं के बीच में फैला दिया। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्ष में इस पार्टी ने चुपचाप अपनी स्थिति में सुधार करते हुए अपने सहयोगी सदस्यों की संख्या 2008 में जो 1.3 करोड़ थी इसे बढ़ाकर 2 करोड़ 29 लाख कर लिया है। शेख हसीना इस संगठन की ताकत का आकलन सही तरह से नहीं कर पाई और जो हुआ वो सारा विश्व देख रहा है। जिस आंदोलन को लोकतंत्र बहाली के नाम पर प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जनता ने तख्ता पलट दिया, वहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ है, जिसमें सिर्फ 20 लाख लोग ही इस आंदोलन में शामिल हैं, अर्थात 1.02%। लेकिन इस भीड़ तंत्र को विदेशी ताकतों, ISI समर्थित जमाते इस्लामी और चीन पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट था, जिस कारण से वो ये सब करने में सफल रही। बांग्लादेश में जो हुआ और जो हो रहा है वो कट्टरपंथी ताकतों और उनके मंसूबों को कम आंकने वालों के लिए एक सबक है। बांग्लादेश तो अराजकता की आग में जल ही रहा है, लेकिन भारत में भी बयानबाजी कम नहीं हो रही है, बल्कि बयानबाजी बहुत तेज हो गई है और बेहद खतरनाक स्तर पर बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है, हालांकि ये सब कुछ सामान्य लग सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद मुजीबुर रहमान की पुस्तक शिकवाए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स की लॉन्चिंग के मौके पर बोल रहे थे। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार पूर्व विदेश मंत्री ने कहा, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है। हमारे देश में इसका प्रसार चीज़ों को तरीके से फैलने से रोकता है, जिस तरह से बांग्लादेश में फैलाया गया है। कांग्रेस में ऐसा बयान देने वाले अकेले सलमान खुर्शीद ही नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं सज्जन सिंह वर्मा। सज्जन सिंह वर्मा ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। उन्होंने कहा है, श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद अब भारत का नंबर है। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि आज मैंने आह्वान किया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय सुन लें। कल बांग्लादेश की जनता प्रधानमंत्री आवास में घुस गई थी और 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता प्रधानमंत्री आवास में घुस गई थी। उन्होंने कहा कि देश की जनता से भ्रष्टाचार सहन नहीं हो रहा है, इसलिए अब जनता उनके घरों में घुस जाएगी और श्रीलंका बांग्लादेश के बाद भारत का भी नंबर आएगा। जिस तरह एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं के बेतुके और विवादित बयान आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बनाने का न केवल इंतजार कर रहे हैं, बल्कि लोगों को ऐसा करने के लिए उकसा रहे हैं। क्या कांग्रेस 10 वर्षों तक सत्ता से बाहर रहने से इस कदर बौखला गई है कि लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता तक नहीं पहुंच पा रही है, तो लोगों को अराजक हो जाने के लिए प्रेरित करेगी? इस तरह की बयानबाजी न तो देश के लिए शुभ है, न लोकतंत्र के लिए शुभ है और न ही कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बिना देर किए ऐसे बयानों का खंडन करना चाहिए और ऐसे बयान बहादुरों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लेना चाहिए। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों पर आपका क्या सोचना है? आप हमें अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।